माननीय मिश्रा जी और यहाँ से ITI संस्थाओं से स्टाफ के श्रीमन जी मेरे साथ में आए हुए और बच्चों, मैं अभी मेरे बारे में मिश्रा जी ने बताया था कि मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ। प्रिंसिपल से रिटायर होने के बाद में आपके ही कोर्ट में, जहाँ 18 साल से कम के बच्चों का कोर्ट है, उसमें 3 साल से एक सदस्य मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हूँ। आज का विषय जो है रोज के विषयों से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि मुझे इस व्यापार की लाइन का, इंडस्ट्री की लाइन का थोड़ा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। इसलिए मैं ये हमारा दायित्व है कि मैं उन चीज़ों को आपसे शेयर करूं, उन चीज़ों को आपको बताऊं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो एक रोजगार की है। आपने सुना होगा अखबारों में कि कहीं पर एक सफाई कर्मी की जगह निकली थी अखबार में। तो जब प्रार्थना पत्रों को देखा गया तो उन प्रार्थना पत्रों में कई इंजीनियर्स ने अप्लाई किया था जो बीटेक कर चुके थे और भी बड़े बड़े योग्यताधारी। अगर एक आध का और नाम बता दूं कि यहाँ तक था कि PhD जिन्होंने कर रखा था उन्होंने उसमें एप्लीकेशन डाल दी थी, क्योंकि वो सरकारी सफाई कर्मी की जगह थी। तो आप ये अंदाज लगाइए कि हमारे देश में कितनी बड़ी रोजगार की समस्या है। एक जगह निकलती है तो उसमें जो है हजारों आवेदन पत्र लग जाते हैं, और कुछ लोग, सरकार भी है इसमें आगे, और भी कि वो एक ड्राफ्ट भी लगा देते हैं संघ में कि साहब 300 रुपये का ड्राफ्ट लगाइए, 200 रुपये का ड्राफ्ट लगाइए, और उसमें जितना पैसा इकट्ठा हो जाता है, अगर वेतन अगर वो चाहें तो उसके ब्याज से उसको वेतन दे सकते हैं। इतना षड्यंत्र और इतनी लूट होती है बेरोजगारों के साथ। और उसका कारण क्या है कि हमारे देश में जनसंख्या की आशातीत वृद्धि और रोजगार के अवसरों की कमी। भाई आप ये समझिए कि हम लोग जो है कहां से कहां तक आबादी में पहुंच चुके हैं। आजकल अभी अखबारों में है कि अपने यहाँ हाई स्कूल में कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, इस साल अपियर हो रहे हैं, जो अभी प्रारंभ होने वाली है परीक्षा। लाखों की तादाद में, हर वर्ष लाखों की तादाद में बच्चे हाई स्कूल और इंटर में अपियर होते हैं और निकल के आते हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि जगह कितनी निकलती हैं। आपने अखबार देखे होंगे, कहीं जगह नहीं निकलती हैं, जगह निकलती भी हैं तो ऐसी निकलती है कि 4 पद इसमें निकले, 5 पद इसमें निकले, और अप्लाई करने वालों की संख्या इतनी हो जाती है कि आम बच्चा, जो साधारण कोटि के बच्चे हैं, वो बेचारे ये सोच के रह जाते हैं कि हम जो है 300 रुपये फिर पापा से मांगे, फिर अप्लाई करें, और यहाँ पर जो है हजारों और लाखों की भीड़ में कहाँ हमारा नंबर आने वाला है। आप ये देखिए इसकी परिणति क्या होती है। एक कहावत है अंग्रेजी में, एम्प्टी माइंड डेविल्स प्लेस, हिंदी में कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। समाज में जितने अपराध हो रहे हैं, आज रोज अखबारों में कि साहब उसने चैन छीन के भाग गया। हमारी कोर्ट में जो बच्चे आपकी उम्र के जो आते हैं, जो हथकड़ी पहन करके जो बच्चे जब आते हैं तो उनको देख करके बड़ा बुरा लगता है। उनसे बात करता हूँ तो उनकी कहानी देख करके बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो दिशाहीन है। उनका पथ नहीं, उनको पथ बताने वाला कोई नहीं है। हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में जैसी पढ़ाई चल रही है वैसी आप लोग देख ही रहे होंगे। आप लोग भी इंटर हाई स्कूल करके आए हैं, आपने देखा होगा कितने घंटे लगते हैं और घंटे लगने में कितने देर पढ़ाते हैं। अगर 35 मिनट का पीरियड है तो सर जी आएंगे, पहले मोबाइल देखेंगे, पहले आचमन करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, पानी पिएंगे, हाथ धोएंगे, क्लास में आएंगे, यानी कि मुश्किल से 15-20 मिनट रह जाते हैं जब वो कक्षा में एंटर करते हैं। और अगर कहीं बीच में कोई मोबाइल आ गया तो वो भी छुट्टी।
अगर सर प्रिंसिपल अगर राउंड पे आ गए, मेरा तो ये लंबा अनुभव रहा है कि क्या हो रहा है साहब कि बच्चे याद कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया जवाब होता है टीचर्स के पास कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कि बच्चे याद कर रहे हैं। अब इसमें सारी चीजें दब जाती हैं, बच्चे बेचारे क्या कहें। बच्चा तो जो है टीचर की हाँ में हाँ मिलाना उसकी मजबूरी होती है। यानी संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इंटर कॉलेजों में या किसी भी विद्यालयों में कैसी पढ़ाई हो रही है इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो है जो प्राइवेट विद्यालय थे उनमें क्या होता था, टीचर है ही नहीं, प्रवेश के टाइम पे आइए, फिर प्रवेश पत्र लेने आइए और फिर परीक्षा में आइए, 3 बार आइए। और जब परीक्षा के लिए ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड पे सब लिख दिया जाता है, बदले में 5,000 10,000 जैसी हमारी आपकी डीलिंग हो जाए उस हिसाब से। तो फिर आप बताइए, जहां हमारी पढ़ाई का स्तर ऐसा है, हम किसी कंपटीशन में अप्लाई करके कैसे नौकरी पा सकते हैं? कोई सरकार देखने वाली नहीं है। देखिए हमारे समाज का एक विद्रूप ये है कि एक लेबर जो 300 रुपए का हम घर पे लगाते हैं तो उसको दिन भर बात करते हैं कि कहीं बीड़ी तो नहीं पी रहा, कहीं बैठा तो नहीं है। और एक टीचर जो 3,000 4,000 रुपए पर डे पा रहा है उसको देखने वाला कोई नहीं है। चाहे आप 30 मिनट के घंटे में 5 मिनट के लिए आइए, चाहे बिल्कुल मत आइए, खाली घंटा छोड़ दीजिए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये बच्चे जो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की धरोहर है, ये राष्ट्र को निर्माता है, ये आगे चल के हमारी जगह लेंगे। और उन बच्चों को कहीं कोई पढ़ाई का कोई तरीका ही नहीं है। टीचर से कोई, यानी पढ़ाने वालों को दिशा निर्देश देने वालों का कोई कुछ कहने वाला सुनने वाला है ही नहीं। और आज भी वही चल रहा है। तो बच्चों, ऐसे में आप बढ़िया समाज की कल्पना करेंगे क्या? समाज हमारा जो है जिस गति पे पहुंच रहा है, जिस दिशा में पहुंच रहा है, वो भी आप जानते हैं कि ये चैन स्नैचर्स जो हैं, कहीं जो है जरा जरा सी बात पे पथ भ्रष्ट हो गए बच्चे, कहीं क्या करें। एक बात मजबूरी की भी होती है। एक बात आप बताइए कि कोई बच्चा जो है, मान लीजिए 18 20 22 साल का लड़का कोई है और घर वालों ने जबरदस्ती करके शादी भी कर दी, 2 लोग हो गए, एक पैसा कमाने वाला कोई नहीं है, क्या करेंगे? बीमार पड़ गई पत्नी या खुद बीमार पड़ गए या किसी का बच्चा बीमार पड़ गया और उसके पास 100 रुपए इलाज के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसके दिमाग में निश्चित रूप से गलत विचार आएंगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो लोग जो है पढ़ने के विद्यार्थी काल में इनके पास कपड़े नहीं थे और ऐसे बच्चों ने स्वीकार किया है कि उनके दिमाग में आता था कि बारात जहां टिकती है वहीं से कपड़े लेके भाग जाए। तो बच्चों, इसलिए आज हमारे युवा को मार्गदर्शन की जरूरत है। ये सरकार की और हमारी सबकी ये मजबूरी है कि सबको हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, सरकार भी नहीं दे सकती है। इसलिए आप भाग्यशाली हैं, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्राप्त कर रहे हैं। मैं तब से ये किताब देख रहा था, इसमें इतनी चीजों के प्रशिक्षण हैं कि अगर आपने ढंग से इस कोर्स को पढ़ लिया, इंटर कॉलेजों की तरह अगर पढ़ाई रही तब तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने यहाँ पर, ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो मैं जानता हूँ कि बढ़िया आपके सामने जो है शिक्षक लोग अच्छी शिक्षा देते हैं और अगर आप इसमें प्रशिक्षु हो गए, अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर ली, तो बच्चों आजकल समाज में, घरों में आप जाइए कि अगर इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रिशियन के लिए आपकी बिजली खराब बनी रहे, आपको 4 5 6 दिन से पहले कोई आने वाला नहीं है। आपके लिए मेरे पास अब टाइम है ही नहीं। यानी अगर इस चीज को हम ब्रीफ में संक्षेप में कहना चाहें तो ये है कि आजकल टेक्निकल लोगों की भारी कमी है समाज में। आप जो है जो कुछ नहीं जानते हैं, यानी श्रम 2 प्रकार का होता है, एक कुशल श्रमिक होते हैं, एक अकुशल श्रमिक होते हैं। तो अकुशल श्रमिकों की तो भरमार है देश में। चौराहे पर संता पे आप चले जाइए, आपको सैकड़ों मिल जाएंगे आपके पीछे दौड़ने वाले, चलिए साहब मैं चलता हूँ। लेकिन जो कुशल हैं, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग प्राप्त कर दी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रिशियन हैं, चाहे आप मैकेनिकल में हैं,
चाहे आपने ऑटोमोबाइल्स में कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया है, या आप इंटीरियर डेकोरेटिंग में कुछ किया है, या किसी भी दिशा में आपने अगर कुछ किया है, तो आपकी समाज में बड़ी भारी दरकार और आवश्यकता है। लेकिन अब वही बात फिर आ गई, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास इतने फैक्ट्रियां नहीं हैं, इतने साधन नहीं हैं जो आपको रोजगार दे दे। मेरे आपके सामने कुछ बताने का तात्पर्य ये मत समझ लेना कि मैं नौकरी के लिए आपको हतोत्साहित कर रहा हूं, नहीं। नौकरी का प्रयास तो अवश्य करिए, लेकिन नौकरी न मिलने पर इसके साथ में कुछ विकल्प तैयार रखिए। नौकरी के लिए तो मैंने, सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, इससे अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं आजकल के जमाने में। किसी जमाने में कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान और निषिद्ध चाकरी भीख निदान, किसी जमाने में कहा जाता था, लेकिन आज उल्टा हो गया है। इसलिए बच्चों, नौकरी के प्रयास करने को हतोत्साहित नहीं करता हूं मैं आपसे ये कहता हूं कि नौकरी के लिए अवश्य प्रयास करिए प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद, लेकिन हाथ में दोनों चीजें रखिए। भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं, एक हाथ में नौकरी का विकल्प और एक हाथ में स्वरोजगार का भी विकल्प रखिए। इसलिए स्वरोजगार का, देखिए, आप जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो नौकरी के लिए तो आप अखबार में पढ़िए, जगह निकले, अप्लाई करिए। आप ये देखिए कि रेलवे हुआ या कि जितना हुआ वो सब आप लोगों के ऊपर निर्भर है। पूरा रेलवे जो है, ITI यानी जो आप लोग निकलते हैं प्रशिक्षण प्राप्त करके, पूरा रेलवे उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर ये देख लें कि मैनपुरी जैसे 72 जिले यूपी में हैं, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, सारे पूरे भारत से निकल के ये बच्चे आ रहे हैं, तो रेलवे इतने लोगों को नहीं खपा लेगा, या कोई भी गवर्नमेंट जो है, ऐसी विभाग जो है, इतने बच्चों को खपा नहीं देगा। इसलिए एक हाथ में नौकरी का विकल्प और दूसरे हाथ में स्वरोजगार का विकल्प भी तैयार रखिए। तो नौकरी के बारे में तो मुझे आपको कुछ बताना नहीं है, वो तो सब आप जानते ही हैं कि कहाँ आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और जो भी आप जानते हैं वो आप सरकारी सेवाओं में देंगे। तो आई हैव नथिंग टू से अबाउट दिस, इसके बारे में तो मुझे कुछ बताना नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये दूसरा विकल्प जो दिया है कि आपको किसी तरीके से रोजगार की दिशा में, स्वरोजगार की दिशा में आप क्या कर सकते हैं, उसकी तरफ से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। बच्चों, आपने देखा होगा, सर एक ऐसा शब्द है जो सम्मान के लिए एड्रेस करते हैं हम लोग अपने से बड़े के लिए। सर कहलवाने में और सर कहने में जितना अंतर होता है, उतना ही अंतर जो है नौकरी प्राप्त करना या नौकरी करना या दूसरों को नौकरी देने में होता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको सर कहना पड़ेगा, और अगर आप नौकरी दूसरों को देते हैं स्वरोजगार के द्वारा तो सब आपसे सर कहेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा, सर कहने में और सर कहलवाने में जितना अंतर होता है उतना ही नौकरी करने में और नौकरी देने में अंतर होता है। इसलिए मैं तो बच्चों ये कहूंगा कि समुद्र की, सागर की तभी तक उसकी खूबसूरती है, तभी तक शोभायमान होता है जब तो उसकी लहरें ऊंची उठती हैं। इसी तरीके से अगर आपका सोच, अगर आपके थॉट्स ऊंचे हैं, तभी जीवन की सार्थकता है। जिंदगी में आकर के पेट तो सभी भर लेते हैं, छोटे से छोटा जानवर कहीं भी आप देखिए सब पेट भर लेते हैं। जितनी भी चिड़िया अरबों खरबों संसार में उड़ रही हैं, भगवान कहीं किसी के लिए लंच और डिनर तैयार नहीं होता है, अपना पेट सभी भरती हैं। सब छोटे से छोटा जानवर भी पेट भर लेता है। लेकिन अगर इंसान ने केवल पेट भरने के लिए जन्म लिया है और केवल पेट भरने के लिए जीवित है, तो मैं समझता हूं कि ऐसा मानव जीवन व्यर्थ है। समुद्र के किनारे पर खड़े होने वाला जहाज बड़ा सुरक्षित होता है, कहीं डूबने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या जहाज समुद्र के किनारे खड़े होने के लिए बनाए जाते हैं? नहीं। जहाज समुद्र की छाती को चीरने के लिए बनाए जाते हैं।
समुद्र के ऊपर से तैर के जाते हैं, बड़े बड़े तूफानों को फेस करते हैं, सामना करते हैं। इसी तरह बच्चों, आपका जीवन भी एक जहाज की तरह है। वो किनारे पर खड़े होने के लिए नहीं है, समुद्र के अंदर चलने के लिए और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए है। तो बच्चों, इस तरह से अगर हमने नौकरी कर ली और जीवन भर गए और अपना सर 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 कहते जीवन अपने निकाल दिया, तो मैं तो ऐसे जीवन को कुछ भी नहीं मानता हूं। मैं तो तब मुझे अच्छा लगेगा जब आपसे लोग सर कहेंगे, सर आप बताइए इस प्रोजेक्ट में अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको सेल करना है, कैसे इसका मार्केट डेवलपमेंट करना है, कैसे क्या करना है। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर दूसरों को सर सर कहते हुए पूरी जिंदगी निकल जाए? नहीं अच्छा लगेगा। मजबूरी कुछ भी कहलवा ले, इंस्पायरेशन अगर आपको नहीं मिला है तो कुछ भी कह लीजिए, आप नौकरी करके जीवन को गुजार दीजिए। लेकिन जिंदगी का मजा तब आता है जब जितनी भी चुनौतियां सामने आ जाएं, उनको फेस करेंगे, उनका सामना करेंगे। जब कोलंबस निकला था समुद्र की यात्रा करने के लिए, तो लोग हंस रहे थे कि देखो ये लकड़ी के जहाज पे जो है दुनिया को समुद्र में निकला है। उसके सभी साथी मर गए, 2-4 साथी रहे, लोगों ने उसको भी मारने का प्रयास किया कोलंबस को, लेकिन नहीं, वो अपने मार्ग से हटा नहीं। उसने जो है और एक नई दुनिया का आविष्कार किया जिसको कोई अमेरिका को जानता नहीं था। उस अमेरिका कंट्री का आज कोलंबस ने आविष्कार किया। उसने देखा कि हाँ, खोज की है, उसको खोज शब्द कहेंगे, सर्च कहेंगे। तो बच्चों, इसी तरीके से आप भी आज संकल्प धारित कर लीजिए कि सर कहेंगे नहीं, सर कहलवाएंगे। नौकरी करेंगे नहीं, नौकरी देंगे। और क्यों ये मैं इसलिए जोर देके कह रहा हूं कि हमारे सभी बच्चे जितने यहाँ बैठे हुए हैं, सबके पास वो हुनर है, सबके पास वो तरकीब है, सबके पास वो प्रशिक्षण है कि कुछ करके दिखा सकते हैं, कुछ समाज में करके दिखा सकते हैं। इसलिए अब आइए उद्योग पर कि हम क्या कर सकते हैं। आप कहेंगे कि आप इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? मैं ये आपसे पूछता हूं, आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आज आप देखिए, सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत जो है वो एनर्जी की है। हमारे पास जितना भी तेल संसार में है, उसकी एक सीमा है कि धरती के अंदर जितना तेल है कब तक निकालते रहोगे? कब तक निकाल के उसे हम लोग जो है अपने वाहनों को पिलाते रहेंगे? उसकी सीमा है। अरब कंट्रीज जो किसी जमाने में भीख मांगने की स्थिति में थे, आज दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रों में हैं। क्यों? कि उनके यहाँ तेल है। तो एनर्जी का संकट जो आप बच्चे जो इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं, या जो सोलर एनर्जी से परिचित हो या नहीं परिचित हो, तो कुछ न कुछ आपके यहाँ जरूर कोई कोर्स होगा। सोलर एनर्जी की डिमांड भारत में नहीं, पूरे विश्व में बहुत ज्यादा है। भारत में इसलिए ज्यादा है कि यहाँ सूरज जो है 9 महीने खूब तेज चमकता है और 3 महीने के लिए सर्दी आती है। तो सोलर एनर्जी की आप देखिए कि बिजली वाले गए, उन्होंने कनेक्शन काट दिए और फिर उनके पीछे पीछे घूमो, उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उनकी भैया मनमानी है, कनेक्शन काट दिए, फिर आप पावर हाउस के चक्कर लगाइए, जितना बिल आ गया उतना बिल भरिए। गलत है, सही है कुछ नहीं, आप जलाइए न जलाइए, बिल आ रहा। यानी आज के आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट जो है एनर्जी का है। पेट्रोल डलाने जाइए, लोग वाहन नहीं चला पाते हैं। क्यों नहीं चला पाते हैं? कि भैया 80 रुपए लीटर है, अगर 30 भी चला ली तो 40 रुपए चलेंगे, और एक आदमी जो कुछ भी कमा नहीं रहा है उसके लिए तो 10 रुपया भी ज्यादा होता। आज आप देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में बैटरी से चालित वाहनों की शुरुआत हो गई है। इस दिशा में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये ऑटो बैटरी के रिक्शा आपने देखे, रात को पहुंचे, अपने चार्जिंग में लगा दिया, सुबह निकाला और फिर अपने कमाने लग गए। तमाम स्कूटर चलने लगे हैं जो रात को लगा दिया और साथ जो है 200-250 किलोमीटर चार्जिंग से 4-5 घंटे की चार्जिंग से चल जाता है। आपने कल और आज के अखबार पढ़े होंगे, टाटा ने जो है एक ट्रक भी निकालने की घोषणा कर दी है।
जो बैटरी से चलेगा। यानी सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। अगर आप उस दिशा में कुछ कर सकते हैं तो सरकार जो है बड़ी उदार है इस वक्त रोजगार के लिए, उद्योग के लिए। आप जाइए उद्योग केंद्र, जिला उद्योग केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराइए, वहां अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक नया शब्द आ गया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो होती है जिसमें आप अपनी योजना को लिखते हैं। पहले सबसे पहला हेडिंग आता है इंट्रोडक्शन, आपकी व्हाट इज योर प्लानिंग, व्हाट इज योर इंडस्ट्री, व्हाट इज योर बिजनेस, व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हैं आप। उसमें आप बनाइए इंट्रोडक्शन, हमारा उद्योग ये है, हमारी लागत पे एक हेडिंग आएगा, लागत कितनी होगी, हमारी संभावनाएं कितनी है, इसकी व्यापार क्या कैसा होगा, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, इसमें कितना लागत लगेगी। ये सारी चीज को विस्तृत रूप से बनाने को प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप उद्योग केंद्र, जिला उद्योग केंद्र में दिखाइए, वो आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और पंजीयन संख्या दे देंगे। जैसे मिश्रा जी के यहाँ बेरोजगारी का पंजीयन होता है, इसी तरह उद्योग का पंजीयन जो है जिला उद्योग केंद्र में होता है, जो पुलिस लाइन के पास में दफ्तर है। इसके बाद आपको एक संख्या मिल जाएगी। अब आप जो है एक तरह से लाइसेंस होल्डर हो गए, अब आप उद्योग लगाने के लिए जो है स्वतंत्र हो गए। इसके बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अपना आप जिला उद्योग केंद्र का जो पंजीयन संख्या लिखी हुई है वो आप किसी भी बैंक में लिए जाइए। और आजकल प्रधानमंत्री योजना में एक सीमा तक, शायद वो 10 लाख है या कुछ है, 25 लाख, कोई आपको गारंटर की जरूरत नहीं है, सरकार गारंटी लेगी। पहले हमारे जमाने में क्या था कि जब आप बैंक से लोन लेने जाइए तो बैंक वाले कहते थे लाइए गारंटर। अब गारंटर आपका 25 लाख की गारंटी आपकी कौन ले ले, आप कहीं भाग गए तो वो फंस जाएगा उसकी, तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब तो सरकार ने आपके उद्योग का इतना सुलभ और सहज मार्ग कर दिया है कि सरकार उसकी गारंटी लेती है। आप बैंक में प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और इसके बाद में निश्चित समय में आपको लोन मिल जाएगा, आप काम करिए। लेकिन उद्योग में और भी थोड़ी बहुत जरूरी चीजें होती हैं, उनकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। आप उसी उद्योग में आप अपने को सोचिए और लगाइए जिस उद्योग में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चे, आप कोई भी ऑटोमोबाइल्स का पुर्जा बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कंपनियां बजाज की और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्कूटर बनाती हैं, ये अपने बायो इंडस्ट्रीज इनकी होती हैं। तो ये जो है आप उनसे मिलिए और आप अपना सैंपल देखा है और जहां वो देखेंगे ITI करके लड़का निकला हुआ है तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। अगर आपका पुर्जा पसंद में आ गया तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। इसके बाद में और उसके मान लीजिए वहां आपको ऑर्डर नहीं मिलता है तो आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग और उसका मार्केट खुद भी तलाश कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपकी मदद करती है। यानी ऑटोमोबाइल्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हैं। आजकल आप देखिए सड़कों से साइकिलें तो गायब ही हो गई हैं। साइकिल कौन चलाता है? अब तो पहले साइकिल बहुत गरीब आदमी चलाता था, बहुत अमीर आदमी चलाता है कि उसके घुटनों में दर्द न हो। यानी साइकिलें बाजार से गायब हो गई है। जो भी चलाता है स्कूटर और मोटरसाइकिल, आप देखिए जहां मरम्मत होती है मोटरसाइकिल की, आप खड़े हो जाइए, अब आपको उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि साहब दुकान कहाँ मिले क्या? देखिए जहां चाह वहां राह। अगर आपने पक्का डिसीजन कर लिया कि अगर आपको ऑटोमोबाइल्स में कुछ करना है तो आप जो है एक, जैसे दुकान भी अगर नहीं मिलती है तो और भी तरीके हैं। आपने एक पूरी किट तैयार की और एक कार में रखी। कार कहेंगे कि आपने बहुत बड़ा नाम ले दिया। कार आजकल सस्ती है, मोटरसाइकिल महंगी है, ये और बता दें। आप अपने व्यापार के लिए 25-30-40 हज़ार की कार कहीं से भी ले सकते हैं, जो आपको मिल जाएगी। इसमें सारा किट का सामान रखिए और आप जो है उसको कहीं भी जाकर के आप उसको अपनी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। और कहीं दुकान मिल जाए
और दुकान तो मिल ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। मरम्मत का काम हो गया। इसके अलावा जो पुर्जे बनाने का काम बताया मैंने, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की सहायता से, बैंकों की सहायता से उसको भी शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने अभी आपको जो बताया कि जो एनर्जी का संकट है, तो उसके लिए जो सौर ऊर्जा आपने देखा, उसको आप छत पे लगा लीजिए। मैनपुरी में एक आध जगह है, वो 1 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में ठेका लेते हैं कि आपके घर में लगा देंगे ऊपर, और आपको बिजली की जरूरत नहीं रहेगी। जितने भी उपकरण हैं आपके, वो सारे उससे चलेंगे। और आप 1.25 लाख में वो ठेका लेते हैं। इस तरीके से सौर ऊर्जा उत्पादन के पैनल्स का बनाने का काम जो है हमारे भारत में बड़ी तीव्रता से आगे जा रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो पैनल्स ऊपर छत पे लगाए जाते हैं, उनका कार्य जो है, आप YouTube अगर चलाते हो, सभी बच्चे चलाते हैं, उसमें पूछना क्या है, YouTube पे आप देखिए कि जो सौर पैनल को बनाने का वो सारा प्रोसीजर बता देंगे कि आपको कैसे, कहीं एक तो आपका जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं इससे सीखिए। YouTube आजकल एक ऐसी हमारे टेक्निक की करामात, करिश्मा, वंडरफुल, आप देखिए कि उसमें जो भी आप डाल देंगे आपको सारा निकल के आ जाएगा कि आप पैनल कैसे बना सकते हैं। अगर आपने छोटे छोटे पैनल भी बनाना शुरू कर दिया, जिससे 1 लालटेन जल सकती है, 1 बल्ब जल सकता है, जिससे 2 बल्ब जल सकते हैं, जिससे आपका पंखा चल सकता है, इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़कर के आप सौर ऊर्जा उत्पादन में बड़ा काम कर सकते हैं। और बच्चों में आपको बताऊं कि आप जब सोचने लगेंगे, जब करने लगेंगे, तो आपको सरकार और बैंकें खुले हाथ से आपकी मदद करेंगी। आप आगे आकर के तो देखिए, जब आप सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो इसकी तो इतनी अपार संभावनाएं हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर आदमी चाहता है कि बिजली वालों की तानाशाही से हमको छुट्टी मिल जाए। इनका तो आप चलाइए जो चलाइए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्यों कि बिजली का कोई हमारे सामने विकल्प ही नहीं। एक विकल्प तैयार हुआ है, वो सौर ऊर्जा का। आप ज्यादा नहीं कर सकते, एक छोटा सा पैनल बना करके शुरू करिए, 1 बल्ब जलाइए, वो भी बिकेगा आपका। आप 2 की क्षमता हासिल करिए। चलिए साहब, ये ऑटोमोबाइल्स और ये बैटरी रहा, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रिक रहा, सौर ऊर्जा रही। एक बार मैं एक छोटा सा अनुभव और आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बार मैं अपने कॉलेज से निकल रहा था, तो एक करीब 80-85 साल का आदमी जो है 10-15 बकरियों को चरा रहा था। हमारी ये एक तरह से हमारा वो है, शौक है, या कहना चाहिए हॉबी है, या स्वभाव है। मैंने वहीं बैठ गया, मैंने पूछने लगा, हमने कि भैया आप इतने थके हुए, हारे हुए, 85 साल के, 80 साल के, आप बकरियां चरा रहे हैं? तो वो थोड़ी देर में बोला कि मेरा लड़का डॉक्टर है। मैंने बड़ी अच्छी बात, तब तो और ज्यादा आपने आश्चर्य पैदा कर दिया कि आपका लड़का डॉक्टर है और आप बकरियां चरा रहे हैं। फिर उसने ये बताया कि देखिए साहब, आजकल, बहुत ध्यान से सुनना ये बात जो बताने जा रहा हूं, आजकल इतने काम है कि काम करने वालों की कमी है। और ये बिल्कुल 100% सही है। इतने काम हमारे आसपास आपके हैं कि करने वालों की कमी है। काम इतने ज्यादा हैं कि जिनको, जैसे अब ये मथुरा में एक फरे नाम की जगह है, फरहा, तो वहां जो है बकरी उत्पादन केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा रखा है। वहां हर 3 महीने बाद अखबारों में जगह निकलती है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। वहां क्या है कि वो फॉर्म बनवाते हैं और गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट लोन भी देती है, सरकार जो है उसका बीमा भी कर देती है। उसमें क्या है कि आपने 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा में एक फॉर्म बना लिया, एक बाउंड्री टाइप की बना ली, और उसमें जो है 25-30, 10-20 बकरियों को रख दिया। इसके बाद में एक बच्चों बता दें, आपके साथ नई चीज होगी ये जो मैं बताने जा रहा हूं, जितना प्रॉफिट छोटे कामों में है उतना प्रॉफिट बड़े कामों में नहीं। क्योंकि छोटे कामों में क्या है कि कंपटीशन नहीं है। अगर किसी से कह दो बकरी पाल लो तो कहेगा कि आपको, हमको इतना गया गुजरा समझते। यानी बकरी पालन को
आप अगर ये किसी से कह दें कि आप ये काम कर लीजिए, तो लोग जो हैं उसको ये कहेंगे कि आप इतना गया गुजरा हमको समझते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो बकरी पालन उद्योग मैंने आपको बताया, ये इतना बेनिफिशियल है कि अगर कोई मथुरा फरहा से प्रशिक्षण प्राप्त करके अगर कोई कार्य को करता है तो एक साल में धर्म के दूने रुपए होते हैं। कोई भी करके देख सकता है। आगे पीछे भी आप इसमें फरह से आप कांटेक्ट करिए, लेकिन बात के लिए बता दिया, आप लोग तो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिस लाइन में आपका प्रशिक्षण हो रहा है उसी लाइन में आप आगे बढ़ें। ये तो बात आई तो मैंने कह दिया कि एक आदमी बकरी चरा रहा था, जब मैंने पूछा तो उसने ये बताया। इसके बाद में खनन में एक आता है। खनन में क्या है कि जो बच्चे, शायद आपके यहाँ कोर्स हो कि नहीं हो, कुछ जैसे पन्ना है और बीजापुर है आंध्रा में, यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग जो है पूरे भारत के लोग वहाँ जाते हैं, हीरा का खनन करते हैं। वहाँ जो है जाकर के खदान लेते हैं। 20 बाई 20 की खदान जो है वहाँ 20 रुपए में मिलती थी 5-7 साल पहले तक। वहाँ क्या होता है कि वहाँ आपने खदान में 2-3 मजदूर एक जगह लीप पोत के बराबर कर दी, खूब समतल कर दी और पास से पानी लाकर खदान शुरू कर दी और उसकी मिट्टी को जो है उस गड्ढे में पानी भर लिया, उसमें ले गए। एक जो अपने यहाँ छपरिया कहते हैं, कहीं कहीं कुछ कहते हैं, उसमें मिट्टी को डाला हुआ ऐसे ऐसे किया और उसमें जो भी निकला वो उसने जो लीप पोत की जगह तैयार की है वहाँ बिछा दिया और वहाँ थोड़ी देर सूखने दिया। इसके बाद में उसमें से छांट के ऐसे ऐसे करके और हीरा तलाश करते हैं। मैं उस क्षेत्र में गया हूँ, मैंने वो अनुभव किया है। वहाँ के लोगों का कहना यह है कि जो भी आदमी यहाँ आता है भगवान उसको इतना हीरा तो दे ही देता है कि वो अपना रोजी रोटी बहुत बढ़िया तरीके से चला सके। कोई भी आदमी वहाँ उस पन्ना में और बीजापुर 2 चीजें जगह मैंने बताई कि वहाँ पर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, सब कामयाब होते हैं। बहुत कुछ लोग किस्मत वाले बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, किसी को ज़्यादा अच्छा कैरेट का हीरा मिल गया। मैंने ये काम किया है थोड़े अल्पकाल के लिए, तो मैं इसके बारे में इसलिए मैंने आपको बताया। इसी तरह से जिस भी क्षेत्र में जाएं उसके बारे में पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें। बकरी उद्योग के लिए जब तक प्रशिक्षण प्राप्त ना आदमी कर ले तब तक किसी कार्य को करना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आपको ऑटो सेक्टर की बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक की सौर ऊर्जा की बात बताई थी, क्योंकि अगर आपके कोर्स में है और आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। हमारी सरकार इस दिशा में बहुत प्रयासरत है। हमारी बैंकें जो हैं लोन देने के लिए तत्पर हैं और अब तो आप ऐसी बात जैसे कि गवर्नमेंट आपकी गारंटी लेती है। तो ये सब मैंने कहा, इस बात को मैं फिर थोड़ी समराइज करना चाहता हूं जो अभी तक आपको बता चुका हूं कि बच्चों, आपको स्वामी बनने में यानी किसी भी इंडस्ट्री का मालिक बनने में जो आनंद आएगा, जो गौरव प्राप्त होगा, जो अच्छा लगेगा, जो अपने को एक अच्छा एहसास होगा, वो नौकरी करने में नहीं आएगा। नौकरी में शर्त मैंने बताया था कहना पड़ता है और इसमें शर्त सुनेंगे आप दूसरों को कहते हुए। वेरी गुड। इसलिए इस दिशा में अनंत संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं। जिस क्षेत्र की बात कर लीजिए, हम मिल्क सेक्टर की बात कर लेते हैं। आप ये देखिए जो दूधिया दूध गांव से लाते हैं बिल्कुल रफ होते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। वो उन्हें इतना ही आता है कि आए और उनमें पानी मिला दिया और बांट बूंट दिया। आप उनके घरों पे जाकर के देखिए कि उन्होंने जमीनें खरीद ली हैं, जबकि उनके पास कुछ नहीं जानकारी है, बिल्कुल रॉ हैंड है। अगर इस कार्य को मिल्क कलेक्शन का काम या मिल्क उत्पादन का काम थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त करके किया जाए तो जितना इसमें फायदा है ऐसा किसी में है ही नहीं। 1 किलो दूध में 100 ग्राम क्रीम निकलती है, 100 ग्राम 1 किलो
100 ग्राम क्रीम निकलती है, और 1 किलो क्रीम का मतलब जो है आप समझ लीजिए दूध से 10-20-50 रुपए कम घी से घी बनता है, उसी में लगभग 900 ग्राम घी निकल आता है 1 किलो क्रीम में। क्रीम के बाद में जो दूध बच जाता है, उस दूध को जो है लोग चाय वालों के यहाँ दे देते हैं या और उसको खपा देते हैं। कुछ लोग उसका दही बना लेते हैं, कुछ लोग उसका खोया बना लेते हैं, कुछ लोग उसका। अभी आपके यहाँ जो है स्टेशन रोड पे एक दुकान खुली है, राजधानी करके, राजधानी स्वीट है क्या है, हाँ, आप समझिए कि वो दिल्ली में यही काम करते थे जो मैंने अभी आपको बताया। और इसके बाद में इतना उनके पास पैसा, इतना कामयाब हुए कि आज आप देखिए यहाँ पर 20-25 लाख की तो जगह खरीदी है और दुकान में कितना लगाया, पूरा उनका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगभग 50 लाख रुपए है। मेन रोड पे, स्टेशन रोड पे ही है। तो मेरा मतलब यह है बच्चों, कोई भी चीज समर्पण चाहती है। ये बता दूं मैं पहले आपको, 2 घोड़े पे सवार होकर आदमी सफर नहीं कर सकता है। अगर आपने किसी दिशा में आपने समर्पण, डेडिकेशन कर दिया, जिस दिशा में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो बच्चों निश्चित रूप से आप जीवन में कामयाब होंगे। कोई आपको कामयाबी से रोक नहीं सकता है। इतने, जैसे मैंने मिल्क सेक्टर की बात की, मैंने केटल जो अभी केटल प्रोडक्शन की बात की, या खनन की बात की, या आपसे भी सौर ऊर्जा की बात की, ऑटोमोबाइल्स की बात की, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, किसी भी सेक्टर में आप चले जाएंगे और फिर जो बात मैंने बताई थी वो मैं फिर आखिर में बताऊंगा कि बच्चों, जीवन ऐसे कुछ भी नहीं, सब पेट भर लेते हैं, सब सुअर भी पेट किसी तरह भर लेता है। केवल पेट भरने के लिए अगर जिंदगी में जिंदा रहे तो कोई जिंदगी का मजा नहीं है। चुनौतियां स्वीकार कीजिए, बड़े आदमी बन के दिखाइए, और लोग जो कहते हैं कि मैं कामयाब हुआ हूं, उस कामयाबी को आप भी हासिल करिए। ये जीवन का आप उद्देश्य आज बना लीजिए कि कुछ जीवन में मुझे करना है, ऐसे ही जिंदगी नहीं बितानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपका समय लिया, आपने मुझे ध्यान दिया। मुझे बच्चों के बीच में रहने का बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी जिंदगी बच्चों के बीच से शुरुआत हुई और मैं आखिर तक आप लोगों के साथ में बना रहना चाहता हूं। और रिटायरमेंट के बाद में प्रभु ने आपके ही किशोर न्यायालय में अपॉइंटमेंट दे दिया, तो ये भी प्रभु की कृपा है कि मैं फिर भी वहां बच्चों के बीच में ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।